कि वो देश के गृह मंत्री के मिजाज से बोल ही नहीं रहे थे। तो वो किशनगंज में पूजा करेंगे, आरएसएस के नेता मस्जिद मदरसे खानकाह पहुंच जाएंगे। तो ये सब तो चुनाव आ रहा है, तो ये सब चीज़ें तो और बढ़ेंगी। जो उन्होंने आंकड़े पढ़े हैं वो तो समझिए निहायत ही भ्रामक हैं और निंदनीय है कि गृह मंत्री आधिकारिक बयान दे चुके हैं जो इस देश के इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। मतलब बताता है ना स्पष्ट रूप से, यही तो स्पष्ट करता है कि वो देश के गृह मंत्री के मिजाज से बोल ही नहीं रहे थे। अमित शाह जी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के वैसे नेता जो बिहार में सत्ता खोने से बेचैन हैं, वो भाषा बोल रहे थे। वैसा देश का गृह मंत्री तो बोलता नहीं। किशनगंज में मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक। देखिए, ये सब तो अब उनको 24 में अपनी स्थिति काफ़ी नाजुक दिख रही है, तो वो किशनगंज में पूजा करेंगे, आरएसएस के नेता मस्जिद मदरसे खानकाह पहुंच जाएंगे। तो ये सब तो चुनाव आ रहा है, तो ये सब चीज़ें तो और बढ़ेंगी। लेकिन कर्म में क्या होगा? कर्म में यही होगा कि जो भारत के इतिहास में अल्पसंख्यकों के योगदान का पक्ष है, ये उसको खत्म करके ये अपना पक्ष जो पूरे स्वतंत्रता संग्राम में देखिएगा कि बीजेपी आरएसएस के लोगों का कोई योगदान नहीं है। अब ये इतिहास बदल के अपनी प्रासंगिकता बनाना चाहते हैं। ये अब कह रहे हैं कि इतिहास जो लिखा गया वही गलत है, इसलिए कि इनकी न कोई भूमिका थी, इसलिए ये कहीं है नहीं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। तो अब ये इतिहास ही बदल देना चाहते हैं और कल को यही कर देंगे कि भाई स्वतंत्रता संग्राम हम ही लड़े, बाकी गांधी हो, नेहरू हो, ये सब कुछ थे ही नहीं। ये पूरी साजिश है। और देश के यही जो गृह मंत्री पूर्णिया आए थे, ये गृह मंत्री आधिकारिक बयान दे चुके हैं जो इस देश के इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। ये क्या प्रदर्शित करता है? इतिहास बदलना चाहते हैं। पीठ में छुरा होगा। पूर्णिया में अमित शाह जी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल समझिए भारत सरकार के गृह मंत्री के दृष्टिकोण से स्तरहीन है। इस तरह की भाषा भारत के गृह मंत्री को शोभा नहीं देती। और दूसरी बात, जो उन्होंने आंकड़े पढ़े हैं वो तो समझिए निहायत ही भ्रामक हैं और निंदनीय है। सच्चाई यह है कि जो इस देश की संवैधानिक संघीय व्यवस्था है उसके तहत जो राज्यों की हिस्सेदारी बनती है वो भी बिहार को नहीं मिल पा रहा है, और वो बातें कर रहे थे अधिक देने की। हम पूछते हैं कि मनरेगा का 2030 करोड़ रुपया बाकी है वर्षों से। शिक्षा विभाग के तहत सर्व शिक्षा अभियान के पिछले साल का तो 5,500 करोड़ रुपया नहीं ही दिए। इस साल के 5 महीने बीत जाने के बावजूद भी 1 पैसा नहीं आया है। अभी तक लगभग 4,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार अपने मद से देके
शिक्षकों के वेतन का भुगतान कर रही है। और तो और समझिए, जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, उन सब में जो केंद्र सरकार की देनदारी बनती है वो भी नहीं दिया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि इन सब मदों में भी इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के 5 महीना बीत जाने के बाद उनका आवंटन शून्य है। आखिर चाहे गृह मंत्री हो या भाजपा के कोई नेता हो, किस दलील से इसको छिपाएंगे? हम तो आंकड़े बता रहे हैं कि बता दें कि चाहे सर्व शिक्षा अभियान है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, एक पैसा सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का, देखिए ये इस गफलत में कौन रहता है? हम समझते हैं कि जैसे वो नहीं रहते हैं अगर, तो हम भी नहीं रहते हैं। हमें पता है कि किसी के चाहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। प्रधानमंत्री इस देश की जनता बनाती है, और इस देश की जनता जिस दिन तय कर लेगी, चाहे नीतीश कुमार हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो उसको प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक सकता है क्या? जिस दिन जनता ने तय किया कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो उनके पार्टी के भी कुछ सीनियर लोग नहीं चाहते थे, तो वो बन गए ना भाई। इस तरह से अगर जिस दिन देश की जनता इनके गलत कामों के कारण, इनके विकल्प में किसी दूसरे नेता के पक्ष में मन बना लेगी, तो फिर उसको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। बात सीधी है।